पार्ट नंबर 12, पेशकश मीरे कारवान। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ हिम्मत सिंह, बमला सिंह ने कहा। वो बुरी तरह हाँफ रही थी और उसके मुंह से कफ बह रहा था। उससे अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा। हम उस जगह से बहुत दूर निकल आए थे। पुलिस ने गंगोली चौधरी के कैंप को घेरे में ले रखा था और मेरे ख्याल में किसी के भी जिंदा बच निकलने का इम्कान नहीं था। फायरिंग की आवाज़ें हाँ से दूर थीं और मेरे ख्याल में चंद मिनट रुक जाने में कोई मजायका नहीं था। मैंने बमला का हाथ छोड़ दिया। वो बद से नीचे बैठ गई। उसे दोनों हाथ आगे ज़मीन पर टिका लिए। उसका सांस धोंकने की माने चल रहा था। मैं उसके करीब खड़ा मुख्तात नज़रों से चारों तरफ देखता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद बमला अपनी हालत पर काबू पा सकी थी। उसने शकम सेर होकर नदी से पानी पिया और उठकर खड़ी हो गई। उसकी टांगों में अब भी हल्की सी कपकपाहट थी। मैंने भी पानी के चंद घूंट पिए और आगे रवानगी के लिए रवाना हो गया। नदी का पानी शफाफ था। उसकी तह में पत्थर नजर आ रहे थे। गहराई 2.5-3 फुट के करीब थी। पानी का बहाव भी किसी कदर तेज था और बमला नदी में उतरते हुए डर रही थी। तुम पानी में नहीं उतरना चाहती तो नदी पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैंने कहा। क्या? बमला ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये, इसके सिवा और कोई चारा नहीं, मैंने कहते हुए बड़ी फुर्ती से झुककर बमला को गोद में उठा लिया। बमला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मेरा एक हाथ उसकी टांगों के नीचे और दूसरा कमर के नीचे था। उसकी शर्ट के बटन टूटे हुए थे और उसके अंदर की तस्वीर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी पैदा करने लगी। बमला ने एक हाथ मेरी गर्दन पर डाल दिया और दूसरे हाथ से कमीज के गिरेबान के दोनों हिस्से पकड़कर मेरी नजरों के सामने पर्दा डाल दिया। मैंने इसकी आंखों में झांका। बमला की आंखों में एकदम सुर्खी के डोरे तैरने लगे और चेहरे पर भी सुर्खी फैल गई। मैं बड़ी एहतियात से नदी में उतर गया। किनारे के करीब तो पानी वाकई 2.5-3 फुट गहरा था, लेकिन दरमियान में पानी मेरी कमर तक पहुंच गया और बमला भी भीग गई। पानी की रवानी हासिल तेज थी। 2-3 मरतबा मेरे कदम लड़खड़ाए थे। एक मरतबा तो मैं गिरते गिरते बचा था। दूसरे किनारे के करीब पहुंचकर मैंने बमला को किनारे की घास पर डाल दिया। वो फुर्ती से उठ खड़ी हुई और एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। नदी का किनारा अमूदी था और मैं इसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। यहाँ भी हमें उस वक्त तक खड़े रहना था जब तक हमारे कपड़ों से पानी नुचड़ना बंद नहीं हो गया और फिर हम तेजी से एक तरफ चलने लगे। बमला का अपने ऊपर एतमाद बहाल हो रहा था और वो भी मेरे साथ तेज से कदम उठाते हुए चल रही थी। अकब से फायरिंग की आवाज़ें दूर होती जा रही थी। ये मार्का सुबह 4 बजे के करीब शुरू हुआ था। अब सूरज सवा नेज़े पर आ रहा था और ये मार्का अभी तक जारी था। गंगोली चौधरी के आदमियों के पास वाफर मिकदार में असला मौजूद था। 500 गोलियां तो कल ही नारायण ने लाकर दी थी और लगता था कि पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते दौड़ते हुए हम वहां से बहुत दूर निकल आए थे। फायरिंग की इक्का दुक्का आवाज़ें अब भी हम तक पहुंच रही थी और वह बहुत दूर की आवाज़ें थी। उस जगह दरख्त छिद्रे थे, लेकिन झाड़ियाँ और चौड़े पत्तों वाले पौधे बकसरत थे। कहीं कहीं तो ये पौधे इतने गुंजान थे कि हमें रास्ता बनाने में भी हासी दुश्वारी पेश आ रही थी। दोपहर हो गई। सूरज हमारे सर पर चमक रहा था। बमला थक गई थी। वो एक बार फिर लड़खड़ाने लगी। प्यास की शिद्दत से उसका भी बुरा हाल हो रहा था और मेरे हलक में भी कांटे चुभने लगे। इस नदी के बाद से हमें कहीं न कहीं कोई जगह नहीं मिली थी और ना ही किसी जगह जोहर या तालाब की सूरत में पानी का जहीरा नजर आया था। अगरचे भूख से भी पेट में गिरहें सी पड़ने लगी थी, मगर प्यास की शिद्दत से बहुत ज्यादा बेचैन हो चुके थे हम। मजीद 1 घंटा चलते रहने के बाद बिलाहिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दरख्तों के झुंड की दूसरी तरफ एक लंबे चौड़े घड़े में पानी नजर आ गया। ये बारिश का पानी था।
जो उस गड्ढे में जमा था। दूसरे किनारे पर 2 हिरन पानी पी रहे थे, जो हमें देखकर वहां से भाग गए। धूप में होने की वजह से पानी गर्म था, लेकिन बहरहाल प्यास तो बुझ रही थी। अजीम सितम ज़रीफी थी कि जिस जगह से, जिस जोहर से जंगली जानवर पानी पीते हैं, उसी से हम अपनी प्यास बुझा रहे थे। पानी पीकर हम जोहर से चंद गज दूर दरख्तों के साए में बैठ के बमला घास पर लेट गई। गहरे सांस लेने से उसके सीने का जीरो बम बड़ा दिलफरेब मंजर पेश कर रहा था। इससे ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए मेरी नजरें एक बार फिर जोहर की तरफ उठ गईं और इस मर्तबा में बुरी तरह चौंक पड़ा। जोहर के दूसरे किनारे पर एक भेड़िया पानी पी रहा था। दरअसल जुबान से पानी पीने की चपड़ चपड़ की आवाज ने ही मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा किया था। पानी पीने के बाद भेड़िए ने थूथनी ऊपर उठाई। वो शायद फिजा में कुछ सूंघ रहा था और फिर उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकलने लगी जैसे उसकी माँ मर गई हो और वो बैन कर रहा हो। बमला भेड़ी की आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठ गई। मैंने उसे पकड़कर अपने करीब बैठा लिया। वो फटी फटी सी नजरों से उस भेड़िए को देख रही थी, जो अब भी थूथनी उठाए बैन कर रहा था। भागो यहाँ से, वो खौफजदा सी आवाज में बोली। ये अपने दूसरे साथियों को बुला रहा है। अगर 2-4 भेड़िए और यहाँ जमा हो गए तो हमें घेर कर वो हमारे बखिए और ढेर डालेंगे। तुम कैसे कह सकती हो कि ये अपने दूसरे साथियों को बुला रहा है? उसने कहा। ये भेड़िए की फितरत है, बमला बोली। वो अकेला हो तो किसी इंसान पर हमला करने की जुर्रत नहीं करता, लेकिन अगर गोल की सूरत में हो तो 2 अकेले इंसान को जिंदा बचकर जाने नहीं देते। इससे पहले कि उसके 2-4 साथी और आ जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बमला ने गलत नहीं कहा था। 2-3 मिनट बाद ही जोहड़ की दूसरी तरफ से तकरीबन 100 गज के फासले पर दरख्तों से एक और भेड़िया निकलकर जोहड़ के किनारे पहुंच गया, और वो भी पहले भेड़िए के साथ थूथनी उठाकर मुंह से बैन जैसी आवाजें निकालने लगा। वो दोनों बार बार हमारी तरफ ही देख रहे थे। खतरे का एहसास होते ही मैंने बमला का हाथ पकड़ा और हम चुपाइयों की तरह चलते हुए गुंजान दरख्तों में चले गए और फिर उठकर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगे। जोहड़ के परले किनारे से भेड़ियों के रोने की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी, मगर हम लम्हा बलम्हा उनसे दूर निकल आए थे। हम वहां से बहुत दूर निकल आए, और ये शुक्र है कि उन भेड़ियों ने हमारा पीछा नहीं किया था। मुझे अचानक ही अब याद आ गया जो मैंने 3-4 रोज पहले देखा था कि भेड़ियों ने बमला को चारों तरफ से घेर रखा था और वो उस पर हमला करने के लिए लपक रहे थे। उसे चीड़ फाड़ कर अपनी खुराक बनाना चाहते थे। मैंने इसे इंसान नमा भेड़ियों के जंगल से तो उठा लिया, अब असली होनहार भेड़ियों के घेरे में आते आते रह गए थे। मैंने बमला को अपना हाथ सुनाया तो वो कहका लगाकर हंस पड़ी। तो अब तुम मुझे सपनों में भी देखने लगे हो हिम्मत सिंह? उसे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बड़ी पुरस्कार चमक थी। क्या कहना चाहती हो? मैंने इसे घूरा, हालांकि मैं उसका मतलब समझ गया था। सपनों में तो उसको देखा जाता है जिसकी मन में लगन हो। अगर लगन ना होती तो मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाने के लिए भेड़ियों के इस झुंड में क्यों घुसता? ये अल्फाज मेरे मुंह से बिल्कुल गैर इरादी तौर पर निकले थे, और ये कुछ गलत भी नहीं था। बमला की लगन ही मुझे मौत के इस कुएं में कूदने पर मजबूर कर दिया था। हकीकत भी यही है कि मैंने जब से बमला को देखा था, अपने आप में अजीब सी हलचल और बेचैनी महसूस करने लगा था। ये लड़की मेरे हवास पर बुरी तरह से छा गई थी। बमला पिछली रात से मेरे साथ थी। रात को तो वो मेरी गोद में सर रखकर ही सोई रही थी और सुबह से मेरे साथ भाग रही थी। मैंने उसे गोद में उठाकर नदी पार की थी तो उसके चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई थी, और अब उसकी झिझक खत्म हो गई थी। वो मेरे साथ जुड़कर चल रही थी और अपना एक हाथ भी मेरी कमर में हमाल कर रखा था। हम खतरे से निकल आए थे, लेकिन मेरे ख्याल में हमने खतरे की आखिरी हद अभी पार नहीं की थी। गंगोली चौधरी के कई आदमी मेरे और पुलिस के हाथों मारे गए थे। जो बचे थे उन्हें हम पुलिस से
उलझा छोड़ आए थे। उनका खतरा तो फिलहाल टल गया था, लेकिन मीलों दूर तक फैला हुआ ये जंगल भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था। यहाँ पे होनहार दरिंदे भी थे और हमें कुछ पता नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कभी इस जंगल से बाहर भी निकल सकेंगे या नहीं। मुझे भूख लग रही है हिम्मत सिंह। बमला की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। मैं अब तक इस एहसास को दबाए हुए था, मगर बमला की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैंने इधर उधर देखा। उस तरफ चलो, शायद वहाँ कोई फलदार दरख्त नजर आ जाए। मैंने एक तरफ इशारा किया जहाँ गुंजान दरख्त थे। उसमें नारियल के भी कई बुलंद बाला दरख्त नजर आ रहे थे। वहाँ पहुँचने में हमें आधा घंटा लग गया। दोपहर ढल चुकी थी। सूरज का झुकाव मगरिब की तरफ था और मैं सोच रहा था कि सूरज डूबने से पहले पहले हमें कोई ऐसी महफूज जगह भी तलाश कर लेनी चाहिए जहाँ हम रात गुजार सकें। दरख्तों के नीचे झाड़ियों में चंद नारियल मिल गए, जो न जाने कब से दरख्तों से टूटकर वहाँ पड़े हुए थे। मैंने पतलून के पांचे से हंजर निकाल लिया और एक नारियल का छिलका उधेड़ने लगा। नारियल खोलकर मैंने गिरी में से हंजर की नोक से सुराख किया और उसे बमला की तरफ बढ़ा दिया। बमला ने नारियल मुंह से लगाकर पानी एक का एक घूंट बढ़ा और मेरी तरफ बढ़ा दिया, और नारियल में बचा कुचा पानी मैंने हलक में उंडेल लिया और उस नारियल के टुकड़े करने लगा। मैंने एक और नारियल उठा लिया और हम वहाँ से आगे चल पड़े। सूरज गुरूब होने से पहले मुझे एक ऐसी जगह नजर आ गई जहाँ हम आराम से रात गुजार सकते थे। पहाड़ी में एक खो सी थी जिसमें 3-4 आदमी आराम से लेट सकते थे। इस खो के सामने कद आवर पौधे और दरख्त थे। इस तरह एक छोटा सा गार कुछ और भी महफूज हो गया था। अभी दिन की हल्की सी रोशनी थी। मैंने इससे साफ सुथरे गार का जायजा लेकर अंदाजा लगा लिया कि वहाँ हमसे पहले भी कोई न कोई रहता है। जब तक इस दिन की रोशनी में हम बाहर बैठे रहे और फिर अंधेरा फैलते ही गार में आ गए और दहाने के करीब ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गए और बातों में वक्त गुजारने की कोशिश करने लगे। बमला के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था ठाकर भानोद सिंह से ही सुना था। वो तो खुद भी अपने बारे में बहुत कुछ बचा चुकी थी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थीं जो पहली मुलाकात में नहीं कह सकी थी। बाहर रात गहरी हो रही थी। झिंगरू और हशरातुल अर्ज की आवाज़ें दिलों पर अजीब वहशत तारी कर रही थी। कार में भी गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। बमला मेरे साथ जुड़कर बैठी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर उसका बोझ बढ़ता जा रहा था और फिर उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया। मुझे डर लग रहा है। उसके मुंह से सरगोशी जैसी आवाज़ निकली। डर किस चीज़ से? मैंने कहा। अंधेरे से, मुझसे या इस जंगल से? तुम ऐसी चीज़ तो नहीं हो कि तुमसे डरा जाए, लेकिन डर तो डर ही होता है। यहाँ अंधेरा भी है, जंगल भी है, होनहार दरिंदे भी हैं और देखो बमला, मैंने इसकी बात काट दी। डर की ट्रेनिंग तो हमें बचपन से ही मिलती है और शुरू ही से हमें भूत, चुड़ैल, अंधेरे और दूसरी बहुत सारी चीज़ों से डराया जाता है, लेकिन एक वक्त में एक ही चीज़ से डरना चाहिए। तुमने तो बहुत सारी चीज़ों के नाम ले दिए। अब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि तुम दरअसल किस चीज़ से डर रही हो। तुम ये मजाक सोच रहा है और मैं वाकई डर रही हूँ। देखो मेरा दिल किस तेजी से धड़क रहा है। बमला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। बमला ने ऐसा बेख्तियारी में किया था और मेरे ख्याल में उसके जहन में कोई ऐसी अजीब बात भी नहीं थी, लेकिन इसकी इस मासूमाना हरकत से मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। कनपटियां सुलग उठीं और दिमाग में धमाके से होने लगे। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर दबा रही थी। मेरी गर्दन पर चूंटियां सी रेंगने लगी और जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। देखा देखा मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, उसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा। बमला की दिल की धड़कन मैं महसूस नहीं कर सका, लेकिन मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। लगता था जैसे मेरे सीने में धड़कता हुआ गोश्त का लोथड़ा सीने का पिंजरा फाड़कर तोड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने अपना हाथ पीछे हटाना चाहा, मगर उसने मेरे हाथ पर अपने हाथ का दबाव
मजीद बढ़ा दिया। उसे शायद एहसास हो गया था कि वो क्या हरकत कर गुजरी है, और शायद अब वो इस डर और खौफ के खेल को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसने दूसरा हाथ मेरी गर्दन में डाल दिया और दबाव डालते हुए मेरा चेहरा अपने चेहरे के करीब लाने लगी। उसकी गरम गरम बेरब सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी, और फिर मुझे यूं लगा जैसे मेरे होंठों पर अंगारे रख दिए गए हों। इन अंगारों की तपश मेरे अंदर तक फैलती जा रही थी, और फिर अचानक मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मुझे गोल्डन ट्रायंगल की वो रात याद आ गई थी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी। मैं और सोनिया मौत के हरकारों से बचने के लिए ऐसे ही एक गार में पनाह गजीन हुए थे। ऐसी ही काली रात थी, अंधेरा गार। हमारे दिलों पर मौत के हरकारों का खौफ तारी था, लेकिन उस तारीख गार में एक दूसरे के कुर्ब में वो खौफ हमारे जहनों से निकल गया था। घंघोर अंधेरे में हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन लम्स से एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। सोनिया उस अंधेरे गार में इसी तरह मेरे घुटने पर सर रख कर लेटी थी। मैं उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। बिल्कुल इसी तरह सोनिया ने मेरी गर्दन में बाजू डालकर मेरा चेहरा अपने चेहरे पर झुकाया था। मैंने अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसों का लम्स महसूस किया था, और फिर उसके होंठों की तपिश ने मेरे सीने में आग लगा दी थी, और फिर मैं सब कुछ भूल गया था। अपने किरदार की अजमत को भूल गया था, और मैं बुलंदियों से पस्तियों की तरफ गिरता चला गया। वक्त अपने आप को उसी रंग और उसी अंदाज में दोहरा रहा था। नहीं, मेरे अंदर से कोई चीहा। मैं एक झटके से सीधा हो गया, अपना हाथ खींच लिया। बमला तड़प कर मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसे अपने से अलग कर दिया। क्या हुआ हिम्मत सिंह, नाराज हो गए? अंधेरे में बमला की लरसती हुई आवाज सुनाई दी। नहीं बमला, मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए उसे कहा, जो कुछ हुआ मुझे क्षमा कर दो। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिससे मेरे और गंगोली चौधरी के बीच फर्क मिट जाए। हमें ये सब कुछ शोभा नहीं देता। बैठ जाओ, हम बातें करें, बहुत सारी बातें। हाँ, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, बमला ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुमने कल रात ये भी कहा था ना कि तुम्हें मुझसे बड़ी लगन है, और ये लगन ही तुम्हें इस खतरनाक जंगल में ले आई थी, जहाँ गंगोली चौधरी ने तुम्हें लुटेरों के हाथ से जहाँ गंगोली चौधरी के लुटेरों ने मुझे अपने कब्जे में ले रखा था। हाँ बमला, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, मैंने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। वैसे मैं उसके तंज को समझ गया था, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, लेकिन ये पूछूंगा, तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आ सकी कि ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि जिस खिलौने से खेल लिया जाए ना, उससे जी भर जाता है। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ सकी कि जिस खिलौने से खेल लिया जाए उससे जी भर जाता है। मैंने तुम्हें एक दोस्त की तरह अपने दिल में जगह दी, और दोस्ती तो वो पवित्र और मुकद्दस रिश्ता है जिसकी बुनियाद वफा और एतमाद पर कायम होती है, और अगर एतमाद ही चिकनाचूर हो जाए तो इस रिश्ते का तकद्दुस भी खत्म हो जाता है। मुझे नींद आ रही है, बमला ने जवाब दिया। मैं उसकी नाराजगी को समझ गया। आओ, मेरी गोद में सर रख के सो जाओ, मैंने कहा, और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो वाकई नाराज थी, उसने कोई बात नहीं की। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा, और कुछ देर बाद वो वाकई सो गई। मैं उसी तरह दीवार से टेक लगाए बैठा रहा, और फिर मेरी आंखें भी बंद होने लगी। परिंदों के चहचहाने और उनके परों की फड़फड़ाहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। बमला मेरे पास नहीं थी, वो गार में भी नहीं थी। मैंने बाहर देखा, दिन की रोशनी फैल रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर तेजी से बाहर आ गया, और फिर मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। बमला गार से चंद गज दूर एक पत्थर से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। मैं भी उसके करीब बैठ गया। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, मगर बोली कुछ नहीं। वो वाकई नाराज थी। कितना अच्छा लग रहा था यहाँ बैठना। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, परिंदों के सुरीले नगमे,
تازہ ہوا، پھولوں کی مہک، کتنی خوشگوار فضا ہے، ہر قسم کی آلودگی سے پاک۔ تم نے کبھی یوگا کی پریکٹس کی ہے؟ پہلے کرتی تھی، عرصہ ہوا چھوڑ دی، بملا نے جواب دیا۔ میں نے بھی بہت عرصے سے پریکٹس نہیں کی۔ چلو آج دونوں تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، میں نے کہا، اور ذرا آگے جا کر ہموار جگہ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میرا ایک پیر دوسرے پیر پر تھا اور کمر بالکل سیدھی تھی۔ بملا بھی یہی آسن بنا کر بیٹھی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ یوگا جانتی تھی۔ تم تو جانتی ہو، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ یوگا یا حابیدگی کی کوئی علامت نہیں، بلکہ یہ بھی ایک ضبط ہے جس میں کامیابی کے بعد ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے، فخر و برتری کا نشہ، یہ احساس کہ ہم نے اپنی ہارجی اور داخلی کیفیات کو اپنی تابع کر لیا ہے۔ یہ احساس اس محفی قوت کا سرچشمہ ہے جو یوگا میں کامیابی کے بعد ہمارے اندر انگڑائی لے کر بیدار ہوتی ہے۔ پھر آدمی کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ میں نے خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھا، اسے گردن ہلا دی۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہماری یہ پریکٹس آدھے گھنٹے سے زیادہ جاری نہیں رہ سکی۔ بملا نے آسن توڑ دیا تھا، مجھے بھی مشق ختم کرنی پڑی۔ بملا جیسی لڑکی کے لیے اتنی مشق کی بہت تھی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں نے دوسرا ناریل بھی ادھیڑ ڈالا اور اسی طرح ناریل کا ناشتہ کرتے ہوئے ہم وہاں سے چل پڑے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایئر فائر کی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ آواز اگرچہ بہت دور کی تھی، لیکن ہمارے لیے خطرے کی علامت تھی۔ پولیس اور ڈاکو میں ابھی تک آنکھ مچولی کا کھیل جاری تھا۔ میرا خیال تھا کوئی ایک آدھ ڈاکو ہی بچا تھا اور شاید اس کا تعاقب کرنے والا بھی فرد واحد ہی تھا۔ انہوں نے کہیں رات گزاری تھی اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے تھے۔ بملا کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کے سائے ابھر آئے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اگرچہ فائر کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، مگر میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ ہم رکتے دوڑتے وہاں سے میلوں دور چلے گئے۔ اس وقت ہم ایک پہاڑی پر تھے، یہاں بھی درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ بملا چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر گئی۔ اب مجھ سے نہیں چلا جاتا، وہ کرا رہی تھی، پانی، مجھے پانی دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، سانس رک رہی ہے۔ میری آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ میں چند لمحے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم یہی رکو، میں اس طرف دیکھتا ہوں، شاید پانی مل جائے، جلدی آنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بملا نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیے بغیر دوڑتا ہوا نشیب میں اترتا چلا گیا۔ 10 منٹ بعد میں نے ایک چھوٹی سی ندی پر پہنچ گیا اور اتفاق سے ایک ناریل کے گرے کے اوپر والے سخت چھلکے کا آدھا حصہ بھی مل گیا، جو کسی کٹورے کی طرح تھا۔ شاید کبھی کوئی ادھر سے گزرا ہو جس نے یہ پیالہ نما ناریل کا چھلکا یہاں پھینک دیا تھا۔ میں نے ناریل کے پیالے کو خوب اچھی طرح دھو کر پہلے خود پانی پیا اور پھر پیالہ بھر کر واپس چل پڑا۔ واپسی میں مجھے 10 منٹ لگ گئے اور جب میں پودوں سے نکل کر کھلی جگہ پر آیا تو اس درخت کے نیچے بملا کو نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ جگہ وہی تھی مگر بملا غائب تھی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں سوچتے ہوئے آگے بڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے کسی جانور کو دیکھ کر بملا ڈر گئی ہو اور اس سے بچنے کے لیے جھاڑیوں میں چھپ گئی ہو۔ بملا کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں، دیکھو تمہارے لیے پانی لایا ہوں۔ میں نے بملا کا پکارا، جواب میں خاموشی رہی۔ بملا کہاں ہو تم؟ میں نے اس مرتبہ زیادہ اونچی آواز میں پکارا۔ اس مرتبہ ایک طرف سے گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ میں اس طرف مڑ گیا۔ اس طرف چوڑے پتوں والے قد آدم پودوں میں حرکت ہو رہی تھی اور چند سیکنڈ کے بعد میں نے جو منظر دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ گنگولی چودھری تھا جس نے ایک ہاتھ سے بملا کی گردن کو گھما کر اس کا منہ بند کر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کی نوک اس کے برہنہ سینے سے لگا رکھی تھی۔ تم سمجھے چھوکرے کہ تم اسے لے کر بھاگ جاؤ گے؟ گنگولی کے حلق سے بھیڑیے کسی گھراہٹ نکلی۔ گنگولی شیر ہے اور اس کے منہ سے شکار چھیننے کے لیے
कोई माय का लाल अभी पैदा नहीं हुआ। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी, मगर मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। पानी का प्याला अभी तक मेरे हाथ में था। दूसरे ही लम्हे मैंने वो प्याला पूरी कुव्वत से चौधरी की तरफ उठाल दिया। आधे से ज्यादा पानी रास्ते में ही गिर गया, लेकिन नारियल का प्याला गंगोली चौधरी के मुंह पर लगा। उसके मुंह से गंदी गाली निकली। उसका हंजर बमला के सीने से हट गया, और यही मैं चाहता था। मैंने एक भी लम्हा जाया किए बगैर छलांग लगा दी और चौधरी को साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। बमला भी चीखती हुई एक तरफ गिर गई। हंजर चौधरी के हाथ से छूट गया था। मैं कुछ देर चौधरी को रगीदता रहा, फिर उसका दाव चल गया। उसने चंद ठोकरे खाने के बाद हम दोनों एक बार फिर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को रगीदते हुए पहाड़ी के किनारे के करीब पहुंच गए। दूसरी तरफ अमूदी ढलान थी और सैकड़ों फुट गहरा खड्ड। मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और उठकर खड़ा हो गया। गंगोली चौधरी मुझ पर ठोकरे बरसा रहा था और मैं उससे बचने के लिए पीछे हट रहा था। और फिर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि वो इस तरह मुझे खड्ड के किनारे की तरफ ला रहा था। खड्ड का किनारा सिर्फ चंद फुट दूर रह गया था। गंगोली की एक ठोकर से बचने के लिए मैंने उछलना चाहा तो एक पत्थर मेरे पैर के नीचे से निकल गया। मैं लड़खड़ा कर गिरा और किनारे की तरफ लुढ़कने लगा। मेरी टांगे अमूदी किनारे से नीचे लटक गईं और मैंने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए किनारे पर एक झाड़ी की शाहों को पकड़ लिया। नीचे की तरफ निगाह डाली तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। खड्ड सैकड़ों फुट गहरा था और नीचे बड़े बड़े पत्थर थे। मेरे जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। गंगोली चौधरी पर जुनून तारी था। वो झाड़ी पर से मेरी गिरफ्त छुड़ाने के लिए मेरे हाथों पर ठोकरे बरसा रहा था। मौत मुझे आंखों के सामने नजर आने लगी और मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सीधे हाथ पर गंगोली चौधरी के पैर की एक और ठोकर लगी। ये ठोकर पहले से ज्यादा जोरदार थी। उसने जॉगर्स पहन रखे थे और जूते की टो ने मेरी उंगलियों के जोड़ों की खाल उधेड़ दी थी। मैं बेख्तियार करा उठा। झाड़ी पर मेरी गिरफ्त भी ढीली पड़ गई और मेरा सारा जोर बाएं हाथ पर था, जिससे मैंने झाड़ी की दूसरी शाख को पकड़ रखा था। गंगोली चौधरी की हालत वाकई उस दरिंदे जैसी थी जिसके मुंह से उसका निवाला छीन लिया गया हो। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसे मेरे सीधे हाथ पर एक और ठोकर लगाई। इस मर्तबा उसे मायूसी नहीं हुई। झाड़ी मेरे हाथ से निकल गई। मुझे एक झटका सा लगा। अब मैंने सिर्फ बाएं हाथ से झाड़ी की दूसरी शाख को गिरफ्त में ले रहा था और गंगोली जिस तरह मेरे हाथों पर वजनी हथौड़े की तरह ठोकरे बरसा रहा था, उससे भी किसी भी लम्हे मेरे दूसरे हाथ की गिरफ्त भी छूट सकती थी। मैंने गर्दन झुकाकर नीचे की तरफ देखा। मुझे सैकड़ों फुट नीचे की जमीन घूमती हुई नजर आई। मैंने सर को 2-3 झटके देकर अपने हवास पर काबू पाए। उस वक्त मामूली खौफ भी मेरे हौसले की मजबूत बुनियादों को हिला सकता था, और ये दरअसल हौसला ही था कि मैं अब तक जिंदगी और मौत के दरमियान लटका हुआ था। गंगोली अब मेरे दूसरे हाथ पर ठोकरे बरसा रहा था। मेरे सीधे हाथ की उंगलियों के जोड़ों की खाल भी उधड़ गई थी, जिससे बहुत हल्का सा खून रिसने लगा। मैंने अपने आप को हल्का सा झटका देकर उस हाथ से एक बार फिर झाड़ी की एक शाख को पकड़ लिया। चट्टान के किनारे पर पत्थरों में वो झाड़ी अगरचे हासी मजबूत थी, लेकिन मुझे खदशा था कि इसकी जड़ें ज्यादा देर तक अपनी जगह पर जमी नहीं रह सकेंगी। ये चट्टान पत्थरों और सुर्ख भुरभुरी मिट्टी पर मुश्तमिल थी। गंगोली चौधरी की हर ठोकर के साथ सुर्ख मिट्टी भी उड़ रही थी। हर थोड़े देर के बाद मेरे जिस्म को झटके भी लग रहे थे, और डर इस बात का था कि किसी भी झटके के साथ झाड़ी की जड़ें अपनी जगह न छोड़ दें। कुछ देर पहले गंगोली चौधरी ने बमला को उठाकर एक तरफ फेंक दिया था। गिरने से उसके सर पर शायद चोट लगी थी और वो कुछ देर झाड़ियों में बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। फिर उठकर गंगोली चीखती हुई गंगोली चौधरी की टांगों से लिपट गई और उसे पीछे हटाने की कोशिश करने लगी। उसके साथ ही वो चीख चीख कर मुझे भी खबरदार कर रही थी। हिम्मत सिंह,
हिम्मत करो, मैंने इसे पकड़ रखा है, तुम ऊपर आने की कोशिश करो। गंगोली चौधरी को वहां से चंद फुट दूर ले जाने में कामयाब हो गई थी। गंगोली चौधरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गलीज गालियां बक रहा था। उसने अपनी एक टांग छुड़ा ली, दूसरी टांग अब भी बमला की गिरफ्त में थी। वो जोंक की तरह उससे लिपटी हुई थी। मैं उस नाजुक बदन लड़की की हिम्मत की दाद दिए बगैर न रह सका। गंगोली चौधरी अपनी आजाद टांग से उसे ज़रबे लगा रहा था, मगर बमला जिस दलेरी से उस सूरत-ए-हाल का मुकाबला कर रही थी वो काबिल तारीफ था। हिम्मत सिंह, ऊपर आओ, जल्दी करो। मैंने अब झाड़ी की शाहों को मजबूती से दोनों हाथों में पकड़ रखा था। मैंने गिरफ्त कुछ और मजबूत करके दोनों पैर चट्टान पर जमा दिए। इस वक्त मेरी पोजीशन बिल्कुल ऐसे थी जैसे कि कोपेमा रस्सी से लटक कर चट्टान पर पैर जमाए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।